Good morning, students. In last class, we were discussing about the Awadh subsidiary alliance of the Dalhousie and the dethroned or annexation of the Awadh. So let me turn on my camera so you can see my face. Good morning. Now you can see me. Have you anybody watched? Have you of any watched this movie? Now you can see me. बहुत अच्छा थ्रिल मूवी है, but I'm not insist you about to watch this. I'm just telling you. तो स्टूडेंट्स हम लोग थे कि अपना जो चैप्टर चल रहा था 1857 का रिवोल्यूशन, उसके अंदर हम इसका जो एक बेसिस बना था, हमने पहले पढ़ा कि रूमर्स के थ्रू ये एक्सपांड हुआ, कुछ रूमर्स फैली, चपाती वगैरह का रूमर्स हमने डिस्कशन कर लिया। उसके बाद क्या हुआ कि हम पढ़ रहे थे इसके मेन रीज़न, तो पॉलिटिकल रीज़न हमने पढ़े थे कि वो लोग क्या करते थे स्टूडेंट्स की जो डलहौजी और जो वन वॉज द लॉर्ड वेलेज़ली, तो इनके बीच में 50 साल का गैप था, और ये 50 साल का दोनों गवर्नर जनरल थे, उनके बीच में 50 साल का जो गैप था 50 ईयर्स का, उस गैप के दौरान इन्होंने क्या किया कि कुछ ऐसी पॉलिसीज़ और स्ट्रेटजीज़ लगाई कि ताकि वो इंडिया को एनेक्स कर सके, पूरे इंडिया के जो टेरिटरी उनको छीन सकें। तो उन्होंने दो मेन पॉलिसी लगाई थी। फर्स्ट वॉज द मिस गवर्नमेंट का उन्होंने उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए, एंड सेकेंड वॉज द प्रोहिबिशन ऑफ द एडॉप्शन, यानी गोद जो होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसकी स्पेशल पॉलिसी, इसका नाम याद रखिएगा, आपको मैं लिख देता हूँ, उसका स्पेलिंग होता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, DOCTRINE, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत बार पूछा गया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कब लगी थी इंडिया के अंदर? आफ्टर 1853 के लगभग लगी थी, और किसने लगाई थी? लॉर्ड डलहौजी ने। सबसाइडरी अलायंस किसका रूलिंग था? सबसाइडरी अलायंस वॉज ऑफ लॉर्ड वेलेज़ली, एंड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वॉज ऑफ द किसका था? ये लॉर्ड डलहौजी का। स्टूडेंट्स ठीक है, इसके आगे कंटिन्यू हम करते हैं। तो एक चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे, यानी कि एक अवध को उसने बोला कि एक चेरी है, मीठा फल है जो कभी ना कभी हमारे मुंह में गिरेगा। ये कब बोला था? जब उसको मालूम पड़ा कि लॉर्ड वेलेज़ली ने 1803 के अंदर, रिमेंबर 1801, सॉरी इट वॉज इन द 1801, अवध के अंदर उसने क्या कर दिया? सबसाइडरी अलायंस लगा लिया था। देखो हमने पढ़ा, सबसाइडरी अलायंस हैड बीन इम्पोज्ड ऑन अवध इन 1801। तो 1801 के अंदर उन्होंने सबसाइडरी अलायंस लगा दिया स्टूडेंट्स। तो फिर क्या होता है कि जब डलहौजी को लगा कि सबसाइडरी अलायंस का जो फ्रूट है ये पकेगा, व्हेन इट विल, ये कंप्लीट होगा इसका प्रोसेस, तो एक चेरी के जैसे मुंह में गिरागा जो बहुत मीठा होगा। तो उन्होंने क्या किया? लगभग 1856 तक खूब सारे इंडिया का जो टेरिटोरियल जो एनेक्सेशन था, यानी पूरा उसको सीज करने का, अपने अंडर में लेने में खूब सारी थे, चाहे वो महाराष्ट्र का सतारा, झांसी, नागपुर, कानपुर, लखनऊ, वेस्ट बंगाल, राजस्थान के खूब सारे इलाके, ऊपर कश्मीर के अंदर, कुछ साउथ के अंदर, मद्रास वगैरह सब कुछ उनके पास था। ऑल द टेरिटरीज वर एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। पूरे इंडिया के अंदर उनका रूलिंग था। द लाइफ वाज गॉन आउट ऑफ द बॉडी, ये बहुत सेकंड टॉपिक आता अपना, द लाइफ वाज गॉन आउट ऑफ द बॉडी, ये भी एक स्टेटमेंट है। द लॉर्ड डलहौजी's annexation created disaffection in all the areas and principalities that were annexed but now were more so than in the kingdom of Awadh in the heart of India। जो अवध था वो हार्ट ऑफ द इंडिया था उस समय। Dalhousy's annexation created disaffection in all the areas and principalities that were annexed but now were more so than in the kingdom of Awadh in the heart of North India। पहले क्या साइड के अंदर वो लोग, अगर अपन इंडिया को ड्रॉ करते हैं, आप लोग इंडिया का देखना ड्रॉ, थोड़ा मैप में समस्या होता है क्योंकि छोटा स्क्रीन है, फिर भी लेट मी ट्राई। ये ठीक है, ये अपना इंडिया है, आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा हो। तो उन्होंने बंगाल के अंदर क्या, कुछ पार्ट राजस्थान में, कुछ अपर साइड में, कुछ साउथ है, लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, जो सारी तरफ लोग था डिसअफेक्शन, ऐसा मिसअफेक्शन तो था कि चलो गलत किया, बहुत गलत कर रहे हैं, हमारा रूलिंग होना चाहिए, लेकिन अब उन्होंने किस पर छेद किया? सीधा घाव किस पर किया? दिल पर, हार्ट के ऊपर सीधा उनको कहते हैं हार्ट ऑफ द इंडिया। व्हाट वाज द क्वेश्चन? तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट वाज द हार्ट ऑफ इंडिया इन द 1857? का आंसर क्या होना चाहिए? सीधा अवध वाज द हार्ट ऑफ इंडिया। व्हाट वाज द हार्ट ऑफ यूरोप? What was the heart of Roman Empire? What is the heart of Europe? It is the Mediterranean Sea. And similarly, the heart of India was the Awadh. That time in 1857, not in this present time, but that time it was the हार्ट ऑफ इंडिया। अवध वॉज द हार्ट ऑफ इंडिया। उन्होंने हार्ट के ऊपर अटैक किया। हियर नवाब वाजिद अली सा क्वेश्चन फिर बनता है कि हु वॉज द रूलर और हु वॉज द नवाब ऑफ द अवध? नवाब वाजिद अली शाहबाज। डिथ्रोन एंड एक्साइल्ड टू कैलकटा ऑन द प्ली दैट वाज रीजन बीइंग मिसगवर्न। उसको कैलकटा वहाँ से भगा दिया, कुर्सी से अपनी राजगद्दी से हटा के भगा दिया कैलकटा, और ये बोल दिया गया कि आपको मिस गवर्नमेंट का उसके ऊपर एलिगेशन था।
अज्यूम्ड, देख, ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑल्सो रॉन्गली अज्यूम्ड दैट वाजिद अली शाह वाज एन अनपॉपुलर रूलर। वो एक अनपॉपुलर रूलर, यानी बहुत उसको अनपॉपुलर और नॉन पॉपुलर में बहुत मिस्टेक होता है स्टूडेंट्स। क्या हो रहा है कि अनपॉपुलर का मीनिंग होता है, इसका अर्थ देखिए जो बहुत इसको हिंदी में बोला जाता है कि कुख्यात, यानी कि बिल्कुल उसके बारे में बहुत गलत धारणाएं थी, वो क्रूअल था और उनका जो टैक्स कलेक्शन सिस्टम था वो बहुत ख़राब था, एट्रोसिटीज़ बहुत ज़्यादा थी, पीजेंट्स के ऊपर टैक्सेस बहुत ज़्यादा लगाते थे, इम्पोज ऑफ टैक्स वॉज द वेरी ग्रेट। तो इतना सब कुछ होने के कारण उसको क्या बोल दिया गया कि ही वॉज ए अनपॉपुलर रूलर। ऑन द कॉन्ट्ररी ही वॉज वाइडली लव्ड, और उसका उल्टा देखा जाए तो क्या था, बहुत पसंद था लोगों को। एंड व्हेन ही लेफ्ट इज बिलोव्ड लखनऊ, और जब वो लखनऊ को छोड़कर जा रहा था, देयर वर मेनी हु फॉलोड हिम ऑल द वे कानपुर सिंगिंग सॉन्ग्स ऑफ लेमेंट। और जब वो अपने घर को छोड़ के, लखनऊ को छोड़ के जा रहा था, व्हेन ही लेफ्ट हिज बिलोव्ड लखनऊ, उसकी पत्नी थी बेगम हजरत महल और बिजरिस कादिर जो लखनऊ से लड़े। तो अपना लखनऊ जब वो छोड़ के जा रहा था तो लोग उसके साथ आ रहे थे और गाने गा रहे थे अपने दुख में, इतना पसंद था। लेकिन उन्होंने क्या बोला कि अनपॉपुलर हो। तो ब्रिटिश लोगों का हमेशा से स्ट्रेटेजी रहा है, पॉलिसी रहा है कि इंडियन जो रूलर्स उनको डिक्रीज़ करना है, डिप्राइव करना है। द वाइड स्प्रेड सेंस ऑफ ग्रीफ एंड लॉस एट द नवाब्स एक्साइल वाज रिकॉर्डेड बाय मैनी कंटेम्प्रेरी ऑब्जर्वर्स। वन ऑफ देम रोट द लाइफ हाज गॉन आउट ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी से एक जो शरीर के अंदर जान होती है वो निकल के जा रही है, जैसे अवधि से निकल के जा रहा है वाजिद अली शाह। वाजिद अली नवाब वाजिद अली शाह ऐसे निकल रहे हैं हमारे दरमियाँ से, जैसे जिस्म से रूह निकल के जा रही हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स। देयर वाज नो स्ट्रीट और मार्केट एंड हाउस। ये देखो मैप आपके सामने आ गया है, अच्छा मैप है। अब इसमें आपको अवध दिख रहा होगा, ये अवध, लखनऊ, बनारस, ठीक है। बंगाल, कलकत्ता के अंदर उनका था, मद्रास के अंदर वो थे। राजपूताना में, राजस्थान में अजमेर वाला जो पार्ट है ये था उनके पास, ये अजमेर का पार्ट आता है। दिल्ली के अंदर खूब सारी, पंजाब में उन्होंने ले लिया था, सिंध के अंदर वो थे, इधर पूरा का पूरा ये वाला पार्ट उनके पास था। थोड़ा बहुत अपर वाला नेपाल वाला हिस्सा नहीं था, और इधर भी देखो खूब सारे, गोवा उनके पास पूरा था। तो ये सब कुछ चीज़ें इनके पास थी, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके आगे चलते हैं। तो ये अपना मैप चल रहा है। विच डिड नॉट वेल आउट ऑफ द क्राई एंड एग्री इन सेपरेशन ऑफ जान आलम। जान आलम का मीनिंग होता है कि जो सभी लोगों की जान है, आलम यानी नॉर्मल लोग, और आज जान यानी उन लोगों की जो जान है वो छोड़ के जा रहा है। वन फोक सॉन्ग बी माउंट दैट द हॉनरेबल इंग्लिश केम एंड टुक द कंट्री। अंग्रेज बहादुर आइन मुल्क लाई लीनो, यानी अंग्रेज़ जो बहादुर हैं, जो अंग्रेज़ लोग आए हैं उन्होंने हमारे मुल्क को हमसे छीन लिया। अंग्रेज बहादुर आइन मुल्क लाइन लीनो। दिस इमोशनल अपहीवल वाज एग्रेवेटेड बाय इमीडिएटली, उसका कुछ रूलर्स है, इसका हमको देखना, हमको इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट इसको याद रखना है कि लोग उससे बहुत दुखी थे। खूब सारे लोग अपना काम, उसके साथ खूब सारे लोगों का वो चला गया था, जो लाइवलीहुड था। यानी एक चीज़ देखना है कि एक इससे इंपॉर्टेंट नॉलेज ये मिलता है कि जब कोई भी रूलर, जब कोई भी किंगडम या कोई भी रूलिंग अगर ख़त्म होती, डिमाइज़ होती, तो क्या होता है उसके साथ जो उसके अंदर काम करने वाले, वेदर ही वर देवर द पोइट्स, आर्टिशियंस, म्यूजिशियंस, डांसर्स, कुक्स, रिटेनर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, सब उसके साथ ख़त्म हो जाता है। उन लोगों का लाइवलीहुड ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जो नया रूलर आएगा वो अपने हिसाब से सेट करेगा, तो नए लोगों को उसमें रखेगा, अपने साथ लाए हुए लोगों को वहाँ पर रिक्रूट करेगा। अगर कुछ अच्छे लोग मिलते तो उनको रहने देगा, लेकिन बाकी सब लोगों को भगा देगा। वो लोग क्या करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह फिर माइग्रेट होकर दूसरी जगह जाएंगे। ऐसा ही हुआ कि राजस्थान के अंदर जो अपना देखा जाता है, या दिल्ली के अंदर जो खूब सारा कल्चर था, एक 13-20 जो आपका चैप्टर था कॉलोनियल सिटीज़, उसके अंदर पढ़ते, लेकिन वो चैप्टर हटा दिया गया। तो उसके अंदर क्या हुआ अभी शायद है, देखना पड़ेगा। तो क्या हुआ स्टूडेंट, उसके अंदर जब वो डिमाइज़ हुआ इसका मुग़ल एम्पायर का, तो उसके साथ खूब सारे जो छोटे छोटे उनके आर्टिशंस, लाइवलीहुड यानी क्राफ्ट्स पर्सन जो थे, पोइट्स थे, कुक्स थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स थे, वो सब लोग पूरे इंडिया के अंदर वाइड स्प्रेड हो गए, फैलते गए, उनका नौकरी चला गया था। अब देखो, ये फिरंगी राज एंड द एंड ऑफ ए वर्ल्ड, यानी फिरंगी राज और एक पूरे दुनिया का अंत। ए चेन ऑफ grievances in Awadh linked prince, talukdar, peasant and sepoy. In different ways they came to identify Firangi Raj with the end of their world. The breakdown of the things they valued, यानी कितने सारे लोगों का चला गया। प्रिंस यानी राजा जो था वो चला गया, तालुकदार
जो वहाँ के छोटे छोटे जो हमने जो पढ़े थे फ्यूडल्स, इन द 11th क्लास वी हैव रीड अबाउट द फ्यूडल्स, वो फ्यूडल्स थे, उनके छोटे छोटे टेरिटरी को रूल करने वाले ताल्लुकदार, जिनके बाद हम आगे अच्छा टॉपिक आएगा पढ़ेंगे उसको। पीजेंट्स ख़त्म हो गए, सिपोही उनकी आर्मी ख़त्म कर दी गई। इन डिफरेंट वेज दे केम टू आइडेंटिफाई फिरंगी राज विद द एंड ऑफ देयर वर्ल्ड, यानी फिरंगी राज को उन्होंने क्या समझा कि अपनी दुनिया का ख़त्म समझा, कि जैसे ही फिरंगी राज आया हमारी दुनिया ख़त्म हो गई, हमारा जो वर्ल्ड था, हमारा जो लाइवलीहुड था, जिसकी हमारी दुनिया थी, सब खत्म हो गई। क्यों? फिरंगी राज आइन मुल्क लाई लीनो, अंग्रेज बहादुर आइन मुल्क लाई लीनो, ऐसा था। द ब्रेकडाउन ऑफ थिंग्स दे वैल्यूड, रेस्पेक्ट एंड हेल्ड डियर, ए होल कॉम्प्लेक्स ऑफ इमोशंस, a whole complex of emotion that is and the dispossession of talukdars meant the breakdown of an entire social order. The ties of loyalty and patronage that bound the peasants to the talukdar were disrupted. In the pre-British time, the talukdars were oppressors, but many of them also appeared to be generous father figures. They exacted a variety of dues from the peasants, but were often considered a time of need. Now, under the British, the peasants was directly exposed to over-assessment of revenue and inflexible methods of collection. एक टर्म आती तालुकदार। तालुकदार कौन थे? तालुका का मीनिंग होता है, मुगल एम्पायर के अंदर तालुका मीनिंग है स्मॉल पीस ऑफ लैंड और स्मॉल टेरिटरी, और उस तालुका को जो होल्ड करता था, तालुक यानी अपने लिखा था तालुका फलाना, तहसील फलाना, तो हम लिखते हैं कि तालुका वॉज द स्मॉल टेरिटरी लैंड, और वहाँ पर जहाँ पर इन लोगों को अपॉइंट किया जाता है, जो मुगल एम्पायर और उसके अंडर में जो प्रोविंसेस के जो गवर्नर होते थे, वो और स्मॉल टेरिटरीज़ को रूल करने के लिए कुछ तालुका यानी कुछ और लोगों को अपॉइंट करते थे, जो लोग वहाँ पर रूलिंग करते थे, जिनके पास टैक्स कलेक्शन का ड्यूटी होता था, उनके पास कुछ आर्मी के कुछ छोटी सी टुकड़ी होती, ट्रूप्स ऑफ आर्मी दे हैड, एंड दे यूज टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द पीजेंट्स क्लास। और जब उनको लोन की ज़रूरत पड़ी, अगर उनको मान लो कभी बारिश नहीं हुआ, उनके पास पैसा नहीं, उनके घर में कोई फेस्टिवल है, शादी वगैरह कुछ भी है, तो उनको इफ़ दे वांट लोन ऑफ मनी दे प्रोवाइड, वो उनको प्रोवाइड कराते थे। लेकिन क्या हुआ, जब ब्रिटिश एम्पायर आ गया, उन्होंने तालुकदार से उन्होंने कुछ ऐसे मेथड्स लगाए जिससे तालुकदार खत्म हो गए। क्या हुआ कि तालुकदार ख़त्म हो गए। फिर आगे चलते हैं, देखो ओवर असेसमेंट ऑफ रेवेन्यू, और जब नए आए तो उन्होंने ओवर असेसमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड इनफ्लेक्सिबल मेथड्स ऑफ कलेक्शन, उनमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। कभी वो तालुकदार हमेशा कभी कभी बहुत ऑपरेसिव होते थे, बिल्कुल ऐसे दबाने वाले होते थे। कुछ जैसे लाला हमने देखा है, वो मूवी थी मदर इंडिया, उसके अंदर लाला का जो रोल होता वो तालुकदार ऐसा सिस्टम था। तो हालांकि उनके पास दे हैड पावर, दे वर ऑपरेसिव, बट समटाइम्स दे हैड, उनके पास काइंडनेस भी होती, कुछ लोग कभी माफ़ कर देते, या कभी उनको पैसा दे चाहिए होता तो पैसा दे देते, लेकिन कभी कम कर दिया, कभी कुछ कर दिया, लेकिन क्या होता था, जो इनफ्लेक्सिबल, यानी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो मेथड्स लगाए थे रेवेन्यू कलेक्शन को, वो इनफ्लेक्सिबल थे, यानी कभी भी उनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, कभी चेंज नहीं, इतना है तो फिक्स है तो फिक्स है, नो अप एंड नो डाउन। परमानेंट सेटलमेंट 1793 आया था, वो बोलता है कि जितना आपसे टैक्स कलेक्शन मांगा जाए, इट वाज द 10% ऑफ द टोटल कलेक्शन। 10% उन्होंने डिमांड किया और बोला कि इस 10% से न एक रुपया ज़्यादा होगा न कम, और 10% भी फिक्स कर दिया। भले आप 500 रुपये कमाओ तो भी आपको 10 रुपया देना है, आप 5000 कमाओ तो भी 10 देना है, 5 रुपये कमाओ तो भी आपको 10 देना है। तो उनका परमानेंट सेटलमेंट फिक्स होता था। तो इनफ्लेक्सिबल मेथड्स ऑफ कलेक्शन, देयर वाज नो लॉन्गर एनी गारंटी दैट इन टाइम्स ऑफ हार्डशिप और क्रॉप फेलियर द रेवेन्यू डिमांड ऑफ द स्टेट वुड बी रिड्यूस्ड और कलेक्शन पोस्टपोन। कभी भी हो, कुछ भी हो जाए, बाढ़ आए, सूखा पड़े, फसल ख़राब हो जाए, जानवर घुस जाए, जल जाए, कर जाए, कुछ भी हो, देयर वाज नो कॉम्प्रोमाइज़, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता था, कुछ भी नहीं, हमेशा उनको देना पड़ता था। और दैट टाइम्स ऑफ फेस्टिविटीज़ द पीजेंट्स वुड गेट द लोन एंड सपोर्ट दैट तालुकदार हैड अर्लियर प्रोवाइडेड। वो तालुकदार कभी उनको लोन देता था उनके फेस्टिवल्स के अंदर। इन एरियाज़ लाइक अवध वेयर रेजिस्टेंस ड्यूरिंग 1857 वाज इंटेंस एंड लॉन्ग लास्टिंग, द फाइटिंग वाज कैरी आउट बाय तालुकदार्स एंड देयर पीजेंट्स। अब क्या हो रहा था कि तालुकदार जो कभी कभी फादर के जैसा लगता था, कि लोगों को लगता था कि अगर इफ़ आई नीड मनी, इफ़ आई नीड लोन, किसकी तरफ मुंह करके देखूंगा, तो सीधा देखते तालुकदार, वो पैसा देगा हमको, क्योंकि उसके पास पैसा होता था। तो उन लोगों का सीधा नज़र किस पे जाता था, तालुकदार के ऊपर। तो तालुकदार के कुछ लोग ऐसा नहीं कि तो हमेशा ख़त्म कर दिया, जैसे ही तालुकदार का जो कैटेगरी ख़त्म हुआ, कुछ लोगों ने तालुकदारों को मारा है, खूब सारे लोगों ने ज़मींदारों को मारा, उनके घर जला दिए, रिकॉर्ड्स वर बर्न, बट एट सम पॉइंट एट सम प्लेसेस तालुकदार वाज गुड, और उनके साथ लोगों ने सपोर्ट किया है।
तो उन सपोर्ट के लिए क्या हुआ, तो कुछ जगह जावद जो था उसके अंदर जो लड़ाई चला 1857 का बहुत लंबे टाइम तक चला। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो ताल्लुकदार थे उनके साथ उनका पीजेंट वर्ग खड़ा था, उनका पीजेंट क्लास उनके साथ खड़ा था। ऐसा नहीं कि सरदार ने इसने ताल्लुकदार ने मेरे से पैसा बहुत लिया, बहुत टैक्स लिया, बहुत इंटरेस्ट लगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में पैसा वसूलते थे, लेकिन फिर भी उनके फादर नेचर, उनका जो उनको सपोर्टिव जो नेचर था, क्योंकि ताल्लुकदार हमेशा ख़राब नहीं थे, इसलिए वो जो पीजेंट्स थे हमेशा उनके साथ खड़े रहे वो लोग। दे जॉइंट बेगम हजरत महल द वाइफ ऑफ नवाब इन लखनऊ टू फाइट ब्रिटिश। और उन्होंने बेगम हजरत महल जो वाइफ थी, नवाब की पत्नी का नाम क्या था, वॉट वॉज द फादर वाइफ ऑफ द नवाब वाजिद अली शाह, इट वॉज द शी वॉज द बेगम हजरत महल एंड हर सन वॉज द बिजरिश कादिर। ठीक है। द ग्राइवेंसेज ऑफ द पीजेंट्स वर कैरिड ओवर इनटू सिपोय लाइन्स सिंस ए वास्ट मेजोरिटी ऑफ द सिपोइज वर रिक्रूटेड फ्रॉम द विलेजेस ऑफ अवध। क्या होता था, जो विलेज जो के अंदर इतना सारा काम उन्होंने ख़राब कर दिया ब्रिटिश लोगों ने, उनके साथ लूट मार कर रही थी। सैनिक कहाँ से चुन के आते हैं? फ्रॉम वेयर द सेपोय वर सेलेक्टेड, दे वर सेलेक्टेड फ्रॉम द विलेज, दे आर बेस्ड ऑन द, दे आर सिचुएटेड इन द विलेज। हमेशा विलेज से जुड़े हुए लोग थे, दे आर हार्डली कनेक्टेड विद द विलेजेस। और जब विलेज के अंदर होगा तो उधर बैठे हुए, अगर इधर बाप के साथ, अगर कोई फादर के साथ कोई एट्रोसिटीज़ हो रहा है और उसका बच्चा सेना में भर्ती तो गया, उसके मन में कुछ नहीं होगा। यस, दे फेल्ट वेरी बैड, सो दे डिसाइड टू रिवोल्ट। ये कम कहना चाह रहा है। वर रिक्रूटेड फ्रॉम द विलेज ऑफ अवध फॉर डिकेट्स, द सिपोय हैड कंप्लेंट ऑफ लो लेवल्स एंड पे, द डिफिकल्टी ऑफ गेटिंग लीव। और उनको जो सिपोय जो थे उन लोगों को क्या मिलता था, तनख्वाह बिल्कुल कम मिलती थी। द कंप्लेंट, किसके लिए उन्होंने कंप्लेन किया, उनका लेवल जो था वेजेस का उसके लिए, और उनको कभी छुट्टी नहीं मिलती थी, छुट्टी बहुत कम मिलती थी। द रिलेशनशिप ऑफ द सिपोइज विद देयर सुपीरियर वाइट ऑफिसर्स अंडरवेंट ए सिग्निफिकेंट चेंज इन द ईयर्स ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ द अपराइजिंग 1857। इन द 1820s वाइट ऑफिसर्स मेड इट ए पॉइंट मेंटेन फ्रेंडली रिलेशन विद द सिपोइज। 1820s में क्या हुआ, कुछ जो वाइट ऑफिसर्स थे उन्होंने फ्रेंडली रिलेशन बनाने का ट्राई किया विद द इंडियन सिपोइज। दे वुड टेक पार्ट इन देयर लीजियर एक्टिविटीज़, उनकी जो लीजियर जो एक्टिविटीज़ होती थी, उनकी जो काम की जो एक्टिविटीज़ होती थी उसके अंदर वो लोग क्या करते थे, पार्ट कर लेते थे। फिर क्या होता है स्टूडेंट्स की, इसके वाइट ऑफिसर्स मेड इट ए पॉइंट टू मेंटेन फ्रेंडली रिलेशंस विद द सिपोइज। दे वुड टेक पार्ट इन देयर लीजियर एक्टिविटीज़, दे रेसल्ड विद देम, उनके साथ लड़ाई की, फेंस्ड विद देम, उनके साथ डांस की, एंड वेंट आउट हॉकिंग विद देम, और उनके साथ खूब मौज मस्ती की, ताकि फ्रेंड रिलेशनशिप हो। और कभी भी वो लोग क्या करें, बहुत ब्रिटिशर्स का जो माइंड था वो ब्रिलियंट थे, कितने तगड़े स्ट्रेटजीज फॉलो करते थे। उनको लगा कि इनको अपना चमचा बना लो, इनको इतना कॉन्जुकेट कर लो अपने साथ, इतना एसोसिएशन, इनका इतना ध्यान रख लो कि ये बिल्कुल दिल से दिल का नाता कर ले, कि गौरे साहब कभी भी हमारे लिए गलत नहीं कर सकते। उनलिए उन्होंने फ्रेंड रिलेशंस बनाए और भविष्य में कभी वो रिवोल्ट नहीं करे, क्योंकि देवर उनको मालूम था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन कैसे हुआ, उनको मालूम था कि रशियन रिवॉल्यूशन भी हो सकता है। तो इतनी सारी चीज़ों के लिए उन्होंने क्या किया, उनके साथ रिलेशंस एस्टेब्लिश कर लिए। Many of them were fluent in Hindustani language, Hindustani भी सीखी, were familiar with the customs and the culture of the country. These officers were disciplinarian and the father figure rolled into one. In the 1840s, this began to change. The officer developed a sense of superiority and started treating the sepoy as their racial inferiors, riding roughshod over their sensibilities. Abuse and physical violence became a common, and thus the distance between the sepoys and officers grew. जहाँ 1820s के अंदर हमने देखा बिल्कुल तेरा मेरा रिश्ता, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, they were singing with each other. 1840s आता तो क्या होता है, जब उनको लगने लगा कि वी आर द वाइट पीपल, वी आर द क्रिश्चियन, देन दिस क्रिश्चियनिटी एंड द रेसिज्म ऑन बेसिस ऑन द कलर इंक्रीज। उन लोगों ने सोचा कि काले लोग हैं हमेशा नीचे रहेंगे, वी आर द वाइट, गोरा मतलब स्वर्ग, काला मतलब नर्क, तो हम गोरे लोग हैं, हम ऊँचे लोग हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया, उनके साथ फिजिकल वायलेंस, गाली देना, अब्यूज़, तो ऐसा करना उन्होंने स्टार्ट किया। और धीरे धीरे जो दोस्ती याराना साथ में जुड़ा वो धीरे धीरे ख़त्म होता गया, और लोग जो इंडियन सिपोइज थे उनके साथ अगेंस्ट हो गए। ट्रस्ट वॉज रिप्लेस बाई सस्पिशन, जो उनके पास ट्रस्ट था वो हमेशा घृणा, उनके ऊपर संदेह में चेंज हो गया। द एपिसोड ऑफ द ग्रीस्ड कार्टिजेज वाज ए क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ दिस। जो ग्रीस्ड ऑफ कार्टिज यानी जो ग्रीस लगा होता था जिसको मुंह से तोड़ कर निकालना होता था, फेट ऑफ काउ एंड पिग वॉज द क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ दिस। यानी केवल कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल माना जा सकता है कि ठीक है हाँ ये कोई एग्जाम्पल है, लेकिन उसके पहले जो
जैसे हमने देखा ना पटाखा जो होता है, मैंने पहले भी बताया आपको, तो वी सी ए फायर क्रेक, जो फायर क्रेकर होता है उसके अंदर आगे एक छोटी सी बत्ती लगी होती है, उस बत्ती को जलाने पर पटाखा नहीं फूटेगा। पटाखा कब फूटेगा? जब अंदर शोर भरा हो। तो ये शोर जो भरा जाता है उसके अंदर जो बारूद, जो उसके अंदर बोरेक्स जो भरा गया था, कब भरा गया था? पुरानी सारी एक्टिविटीज़ से भरा गया था। देखो इसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक जिस पर लिखा है वोट तालुकादार्स थॉट। द एटीट्यूड्स ऑफ द तालुकादार्स वाज बीइंग एक्सप्रेस्ड बाय हनवंत सिंह। एक्सप्रेस किया है द राजा ऑफ काला कंकर। काला कंकर का एक राजा है हनवंत सिंह, उसने बताया कि तालुकदार्स क्या क्या सोच थी। नियर रायबरेली ड्यूरिंग द म्यूटिनी हनवंत सिंह हैड given shelter to a British officer and conveyed him to safety. While taking leave of the officer, Hanwant Singh told him, Sahib, your countrymen came into this country and drove out our king. You sent your officers round the districts to examine the titles to the states. At one blow, you took from me lands which from time immemorial had been in my family. I submitted suddenly, misfortune fell upon you. The people, the land rose against you. You came to me whom you have despoiled. I have served you, but now I march at the head of my returners to Lucknow to try and drive you from the country. उसने बोला कि आप साहब आप मेरी कंट्री में घुसे, आपने हमारे राजा को लात मार के भगा दिया। यू किक्ड आउट आवर किंग। फिर भी मैंने आपकी हेल्प की, बट अब मैं अपने लोगों के साथ खड़ा हूँ। आई एम विथ माई कंट्री पीपल, और मैं उनकी हेल्प करूँगा और आपको यहाँ से भगा कर मानूंगा। बंगाल सिपॉइज इन यूरोपियन स्टाइल यूनिफॉर्म, उनका स्टाइल का यूनिफॉर्म था, ऐसे कपड़े वो पहनते थे। It is also important to remember that close links existed between the sepoys and the rural world of North India. The large majority of sepoys of the Bengal army were recruited from the villages of Awadh and Eastern Uttar Pradesh. मैंने बताया था ना आप लोगों की, जो बंगाल के अंदर जो आर्मी थी, कैलकाटा जो आर्मी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी थी, वो लोग मेजॉरिटी में कहाँ से रिक्रूट हुए थे? नॉर्थ इंडिया से और उत्तर प्रदेश, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और अवध से उनको रिक्रूट किया था। तो उनका जो था वो अवध का, जब उन्होंने राज्य को हटा दिया तो वो लोगों का फीलिंग्स उसके साथ इमोशंस जुड़े हुए थे। सेंटिमेंट्स वर कनेक्टेड विद द नवाब ऑफ अवध। जैसे उसको हटाया इधर से काम शुरू। मैनी ऑफ देम्स वर ब्राह्मण्स, कुछ लोग उनमें से ब्राह्मण्स और फ्रॉम द अपर कास्ट और अपर कास्ट से थे। अवध वॉज इन फैक्ट कॉल्ड नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी, और अवध को क्या माना जाता था? नर्सरी। यहाँ से पौधे उगते हैं, यहाँ से सैनिक उगते हैं और कहाँ रिक्रूट होते हैं? बंगाल के अंदर। द चेंजेस दैट द फैमिलीज ऑफ सिपॉइज सॉ अराउंड देम एंड द threats they perceived were creepily transmitted to the sepoy lines. In turn, the fears of the sepoy about the new cartridges, their grievances about to leave, their grouse about the increasing misbehavior and racial abuse on the part of their white officers are communicated back to the villages. This link between the sepoy and the rural world had important implication in the course of uprising. When the sepoys defied their superior officers and took up arms, they were joined very swiftly by their brethren in the villages. Everywhere peasants poured into towns and joined the soldiers and the ordinary peoples of the towns in collective acts of rebellion. इतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन इसके अंदर बालाकी इन दोनों के बीच में कनेक्टेड था और उनके बीच का कनेक्शन था जो इसको स्विफ्टली उन लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह पे ले, यानी कि गांव से लोग जुड़े हुए थे। तो सिपोई के वहाँ पर अगर कुछ भी म्यूटिनी हुआ, सीधा स्प्रेड गांव में पहुँचा। गांव वालों का कनेक्शन, उनकी फैमिली वालों का कनेक्शन सिपाही के साथ था। तो उस सिपोई के यार उस सिपाही के साथ उनका, मिलिट्री वाले के साथ उनका रिलेशन होने से उन लोगों का पार्टिसिपेशन उसमें अंदर बढ़ गया और उन्होंने अपने आप को एक्सपांड करना शुरू। व्हाट द रेबल्स वांटेड, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या रीज़न था, क्या डिमांड थी जो उन्होंने रेबल किया। तो एज विक्टर्स द ब्रिटिश रिकॉर्डेड देयर ऑन ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशन एज वेल एज देयर हीरोइंस, दे डिसमिस्ड द रेबल्स एज ए बंच ऑफ अनग्रेटफुल एंड बारबरिक पीपल। उन्होंने क्या बोला कि अपने कुछ रिकॉर्ड्स के अंदर, एज विक्टर्स द ब्रिटिश यानी हमेशा राजा थे, तो उन्होंने अपने रिकॉर्ड के अंदर क्या बोला है कि ये बारबरिक और अनग्रेटफुल, क्रूर, बिल्कुल क्रूअल लोगों का जो है, जिनमें दया नाम की कोई भावना नहीं है। दे हैड नॉट ए सिंगल ड्रॉप ऑफ काइंडनेस, मर्सी। और बारबरिक लोगों का क्या है? बंच है और उनका रिवोल्ट है, एक रिबल है, एक गंदे लोग, बारबरिक पीपल जो हमेशा किसी को मारने कूटने पर तुले रहते हैं। उन लोगों का अपना नहीं सोचा, अपने दामन में जाको खुद को खुदा नहीं आंको, वो वाला नहीं था कि उन्होंने अपने को तो नहीं देखा,
कि हम कितने बारबरी, हमने कितने सारे काम किए, वो गलत नहीं है। वी आर द रूलर्स, वी आर हमको भगवान ने बनाई ही रूलिंग के लिए, क्यों? बिकॉज दे आर वाइट, अपने आप को वाइट समझते थे, क्रिश्चियन समझते थे। और जो दूसरे रूलर्स हैं, दूसरे रिलीजन से हैं, दूसरे कलर के, उनको बोला गया कि यू आर द इन्फीरियर, वी आर द सुपीरियर। The repression of the rebels also means silencing of their voice. Few rebels had the opportunity to recording their version of events. Moreover, most of them were sepoys and ordinary people who were not literate. क्या होता था कि कभी कभी जो सिपाही होते थे और जो नॉर्मल लोग थे वो कभी भी क्या नहीं थे, लिटरेट नहीं थे। दस अदर देन ए फ्यू प्रोक्लेमिनेशन एंड इश्तिहार्स। तो फिर भी क्या हुआ कि कुछ प्रोक्लेमिनेशन, नारे, इश्तिहार, यानी अपने जो एडवर्टाइजमेंट लगते हैं, नोटिफिकेशन लगते हैं, वो सब उन्होंने स्प्रेड किए, इशूड बाय द रेबल लीडर्स एंड प्रोपोगेट देयर आइडियाज़ एंड परसुएड पीपल टू जॉइन हु वर नॉट लिटरेट, join who were not join the revolt. We do not have much that throws light on the perspective of the rebels. Attempt to reconstruct what happened in 1857 are thus heavily. Okay students, क्या हुआ कि persuade issued by rebel leaders to propagate their ideas and persuade people to join the revolt. We do not have much that throws light on the perspective of the rebels. Attempts to reconstruct what happened in 1857 are thus heavily and inevitably dependent on what the British wrote. हमको क्या मिलता है कि जितना भी हिस्ट्री मिला है वो किसके डिपेंडेंस होना पड़ता है, हमको जो ब्रिटिश लोगों ने लिखा है उसके ऊपर अपनी डिपेंडेंसी है। क्योंकि इंडिया वाले लोग इतने लिटरेट नहीं थे, वो इंग्लिश में नहीं लिखना जानते, और हिंदुस्तानी में भी उनको जो स्क्रिप्ट वाला नॉलेज होता था, राइटिंग नॉलेज और द कैलीग्राफिक नॉलेज, दे हैड नॉट, तो लिखना नहीं जानते। तो हमको जो सारा डिपेंडेंसी होता है वो हमारा किसके ऊपर बना रहता है, वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द रिकॉर्ड्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ब्रिटिश लोग क्या लिखेंगे, बारबरिक पीपल होगा, रिवोल्ट था, जिनको बिल्कुल, जिनमें दे हैड नॉट ए सिंगल ड्रॉप ऑफ मर्सी, जो बिल्कुल अनकाइंड पीपल है, अनग्रेटफुल पीपल है, गद्दार लोग हैं, ऐसे लोगों का रेबल था। इंडिया वाले गालियाँ दे सकते क्योंकि बिकॉज दे वर द सुपीरियर। While these sources reveal minds of officials, they tell us very little about what the rebels wanted. अपने को मालूम नहीं रेबल्स क्या चाहते थे, रेबल्स क्या चाहते थे, टॉपिक हम रेबल्स क्या चाहते थे, विज़न ऑफ यूनिटी। उनका पहला विज़न क्या था, यूनिटी हो। व्हाट द रेबल्स वांट इज यूनिटी अमॉन्ग द सोसाइटी, बिटवीन द हिंदू एंड मुस्लिम, बिटवीन द हिंदू एंड क्रिश्चियन, मुस्लिम क्रिश्चियन के बीच में यूनिटी हो, between the upper caste and lower caste, between the rich and poor, between the sepoy and the normal person, between the jamidar, talukdar and farmers, everybody, between the owner and the laborer, between owner and their workers, उन सबके बीच में यूनिटी होना चाहिए, the vision of unity. The rebel proclamation in 1857 repeatedly appealed to all section of population. उन्होंने सारी पॉपुलेशन के सारे सेक्शन को बुलाया, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, अपनी कास्ट को छोड़कर, अपनी क्रीड को छोड़कर सबको बुलाया उन्होंने, सभी को बुलाया। ऐसा नहीं कि केवल अपनी कास्ट वालों को बुलाया, अपने रंग वालों को बुलाया, अपने धर्म वालों को नहीं, दे कॉल्ड, अपील टू ऑल द सेक्शन ऑफ society. Many of the proclamation were issued by Muslim princes or their names, but even these two care addressed to sentiments of Hindu. और कुछ जो नारे थे, मोस्ट ऑफ द प्रोक्लेमेशन यानी नारे जो लगे, इश्तिहार जो लगे, वो किसने, मुस्लिम जो प्रिंस होते थे उन लोगों ने लगाए। लेकिन ऐसा भी नहीं कि उसमें उन्होंने हिंदुओं को गाली दे दी, उन्होंने हिंदुओं की पूरी सेंटिमेंट्स को फॉलो करते हुए उसके अंदर भी उन्होंने गौ रक्षा का भी नारा दिया है। उन्होंने हिंदू और सेंटिमेंट्स के, हिंदुओं के सेंटिमेंट्स को भी ध्यान में रखते हुए उन्होंने पूरा क्या किया, काम किया। फिर इसके आगे चलते हैं। द रेबेलियन वॉज सीन एज ए वॉर इन विच बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम हैड इक्वली टू लूज और गेन। यानी कि ये जो रेबेलियन था, इसके अंदर जो हिंदू और मुस्लिम दोनों का बराबर नुकसान हो रहा था और बराबर फ़ायदा हो रहा था। द इश्तिहार हार्कड बैक टू द प्री ब्रिटिश हिंदू मुस्लिम पास्ट एंड ग्लोरीफाइड द को एग्जिस्टेंस ऑफ द डिफरेंट कम्युनिटीज़ अंडर द मुगल एम्पायर। क्या हो रहा था, उन्होंने ब्रिटिश कम्युनिटी के आने से पहले इंडिया का जो ग्लोरी था, मुग़ल एम्पायर के टाइम वाला ग्लोरी, उसके पहले का ग्लोरी, और मुग़ल एम्पायर के अंदर सारी कम्युनिटीज़ एक साथ रहती थी, क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम, पारसी, जैन, बौद्ध, सिख, सब एक साथ रहते थे। द
प्रोक्लेमिनेशन दैट वाज इश्यूड अंडर द नेम ऑफ बहादुर शाह, और जितने भी नारे थे किसके नाम के नीचे चलते थे, बहादुर शाह जफर, बिकॉज द रेबल्स और द म्यूटेंट्स awarded him or they give him the position of the original ruler of India. ठीक है, इसके आगे चलते हैं. शाह अपील्ड Mughal Empire, the proclamation that was issued under the name of Bahadur Shah appealed that people to join the fight under the standards of both Muhammad and Mahavir. लोगों को मोहम्मद और महावीर दोनों के नाम के नीचे उन लोगों को लड़ना चाहिए. ऐसा नहीं कि ओनली फॉर मोहम्मद और ओनली फॉर महावीर. दे हैड फाइट टू मोहम्मद और महावीर के नाम के नीचे. It was remarkable that during the uprising, religious divisions between Hindus and Muslims were hardly noticeable despite British attempts to create such divisions. ब्रिटिश जो रूलर्स थे उन्होंने खूब कोशिशें कर ली हिंदू और मुस्लिमों के बीच में फूट पड़ते, उनके बीच में डिवीज़न करने का. बट हिंदू और मुस्लिम जिन्होंने ठान लिया कि वी आर यूनाइटेड, वी विल फाइट फॉर इंडिया, कभी भी अलग नहीं हुए. इसके बाद इन बरेली द वेस्टर्न उत्तर प्रदेश in December 1857, the British spent 50,000 rupees to incite the Hindu population against the Muslim they attempted. उन्होंने 1857 दिसंबर में क्या किया, जो उत्तर प्रदेश में एक बरेली करके जगह है, वहाँ से बरेली से लड़े थे शायद कोई मोहम्मद शाह करके या इमाम शाह करके एक लीडर थे, वो लड़े थे. और उन्होंने क्या किया, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने वहाँ पे 50,000 रुपये खर्च किए हिंदू और मुस्लिमों के बीच में फूट पटेंगे, लेकिन ये अटेम्प्ट किया उधर फेल हो गया. इसके अगले वाला जो टॉपिक आएगा हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कशन करेंगे, कुछ चीज़ें अगेंस्ट द सिंबल्स ऑफ ऑपरेशन. ओके स्टूडेंट्स, मीट यू नेक्स्ट क्लास. स्टे होम, स्टे सेफ. एग्ज़ाम आ रहे हैं, कुछ पॉइंट्स नहीं आएंगे. इमेज ऑफ रिवोल्यूशन से पहले वाला टॉपिक क्लियर करने का ट्राई करें. अगर फिर भी कोई क्वेश्चन मिलता है तो डू नॉट शाउट, आई विल गिव यू द नंबर. थैंक यू सो मच. Okay students, meet you next class. Stay home, stay safe, be healthy. Thank you so much.